मेरा नाम रिया है। गरीब होने के कारण मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक 50 साल के बूढ़े इंसान के साथ करवा दी। उस समय मेरी उम्र महज 20 साल की थी। यह मेरी दूसरी शादी थी, क्योंकि मेरी पहली शादी के कुछ महीने बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था। सभी लोगों ने मेरे बाबा को यही कहा कि अभी तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए इसकी दूसरी शादी करवा दो। क्योंकि मैं एक विधवा थी और गरीब भी थी, इसलिए मुझे कोई दूसरा लड़का नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे बाप ने एक 50 साल के व्यक्ति के साथ मेरी शादी करवा दी थी, जो कि एक अमीर व्यक्ति था। मेरे पति अधिकतर अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे और जैसे ही अपने काम से वापस आते हैं तो थकान का बहाना कर कर सो जाते हैं। मैं अपने पति के बिना अकेले बिस्तर पर तड़पती रहती हूँ। मुझे पति का सुख कभी नहीं मिला, क्योंकि मेरा पहला पति तो कुछ महीनों के बाद मर ही गया था और अब मेरा दूसरा पति मुझे वह पति का प्यार दे ही नहीं पाता था। मुझे वैसे तो दिन भर कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि घर में एक नौकर रखा हुआ था। एक दिन हमारे नौकर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो उसने अपने बेटे को अपनी जगह कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया था। अगले दिन जैसे ही हमारे नौकर का बेटा आता है तो उसको देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह दिखने में कतई भी नौकर की तरह नहीं लग रहा था। एकदम गठीला मजबूत शरीर, उस पर से गोरा रंग, काली काली आंखें। वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं बहुत देर तक तो उसको बस ऐसे ही निहारती रही। तभी एकदम से नौकर के बेटे ने मुझे कहा, मालकिन, मैं रमेश काका का बेटा हूँ। पिताजी ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो कुछ दिन काम नहीं कर सकते। मैंने रमेश काका के बेटे को घर के अंदर बुलाया और खुद जाकर मैं कुर्सी पर बैठ गई। मैंने रमेश काका के बेटे से काफी इतराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें काम के सिवा क्या क्या करना आता है? तभी रमेश काका के बेटे ने कहा, मालकिन, मेरा नाम कप्पू है। मैं घर का सारा काम काज बहुत ही अच्छे से कर लेता हूँ। तभी मैंने कप्पू की तरफ शरारत भरी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा, घर का काम तो कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यह मालूम है ना, घर का काम करने से ज्यादा जरूरी अपने मालिक और मालकिन को खुश करना होता है। क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर पाओगे? तभी कप्पू ने हैरानी के साथ मुझसे कहा, मालकिन, मैं अपना पूरा काम ईमानदारी से करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग मेरे काम से खुश रहे। फिर मैंने कप्पू को उसका काम समझा दिया। अपना काम पता चलने के बाद कप्पू तुरंत ही अपने काम पर लग गया। मैं अधिकतर बैठी हुई मनीष को बस ऐसे ही देखती रहती थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले से शहर के बाहर जाना था, लेकिन मेरे पति इस बात से बहुत परेशान हो गए। जब मैंने उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले जब भी मैं काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था तो मैं रमेश काका को तुम्हारे पास छोड़ जाया करता था। मुझे किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं होती थी। रमेश काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, अरे कोई बात नहीं है तो कप्पू तो है ना, कप्पू रात को मेरे पास रह लेगा। आखिर वह भी तो हमारा नौकर है, वो मेरा ध्यान रख लेगा और उसके होते हुए आप फिक्र क्यों करते हो? मैं अपना ख्याल अपना रख लूंगी। फिर मेरे पति ने कप्पू को उसका काम समझाकर और उसे हिदायत देकर कि वह मुझे छोड़कर कहीं पर भी ना जाए और मेरी सारी बातें माने और फिर अपने काम के लिए निकल गए। अपने पति के जाने के बाद मैं अपने रूम में आराम से लेट गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे तड़प रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कप्पू को किस तरह से अपने दिल की बात बताऊं, लेकिन मैं दिल ही दिल में कप्पू को चाहने लगी थी। जब से मैंने कप्पू को देखा मेरे दिल और दिमाग में बस कप्पू का ही ख्याल आता रहता है। मैंने कप्पू को कितनी बार अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन कप्पू अधिकतर मेरी ऐसी बातों को अनसुना कर दिया करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कप्पू को किस तरह से अपने नजदीक लेकर आऊं। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैं फौरन अपने बिस्तर से उठी और रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगी,
क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और कप्पू नीचे किचन में सोता है। सीढ़ियों से उतरती हुई जानबूझकर मैं सीढ़ियों से गिर गई। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर कप्पू फौरन दौड़ा हुआ मेरे करीब आया और मुझे इस तरह से गिरा हुआ देखकर वो घबराकर कहने लगा, अरे मालकिन, आपको क्या हुआ? मैंने रोते हुए कप्पू से कहा, मैं नीचे पानी पीने के लिए आ रही थी तो अचानक से मेरा पाँव फिसल गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। कप्पू ने मेरी हालत को देखकर मुझसे कहा, मालकिन, आप धीरे धीरे उठने की कोशिश करके देखो और अपने रूम में चलिए, फिर मैं फौरन डॉक्टर को बुला कर ले आता हूँ। लेकिन मैंने कप्पू को झूठ बोलते हुए कहा, नहीं कप्पू, मुझसे कतई भी नहीं उठा जा रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही मुझे उठाकर मेरे रूम तक लेकर जाओ, वरना मैं यहीं पर तड़पती मर जाऊंगी। अब कप्पू के पास कोई उपाय नहीं रहा तो उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। कप्पू की बाहों में मुझे ऐसा आराम मिल रहा था जैसे मेरे जन्मों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। मनीष मुझे गोद में उठाकर एक एक करके सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था और मैं उसकी बाहों में बाहें डाले, उसके कंधे पर अपना सर रखे बस उसे देखे जा रही थी। मैं जानबूझकर अपना संतरा कप्पू के सीने पर सटा रही थी ताकि उसे भी कुछ होने लगे। फिर कप्पू ने फौरन मुझे मेरे रूम में ले जाकर मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही कप्पू ने मुझे मेरे बिस्तर पर लिटाया तो मनीष के बिछड़ने के डर से मैं घबरा गई थी और मैंने फौरन कप्पू की शर्ट पकड़ ली और उसे अपने नजदीक खींचते हुए अपनी बाहों में भर लिया। अब कप्पू को भी कुछ होने लगा और फिर हम दोनों ने रात भर एक दूसरे को खूब प्यार किया और मालकिन की सारी रात खेत जुताई की।